मॉर्निंग। आज हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उपस्थित होता है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है और इनका महत्व क्या है। उसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। व्यक्ति और राज्य के जो परस्पर संबंध रहे हैं वे सदैव ही जटिल रहे हैं। राज्य को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण करना होता है और इस नियंत्रण की प्रक्रिया में राज्य के द्वारा ऐसे बहुत सारे शक्ति रोधात्मक उपाय किए जाते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। राज्य की इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है ताकि राज्य के द्वारा मनमाने तरीके से लोगों के जीवन और स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सके। मूल अधिकारों का जो उद्भव है, अधिकारों की जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले हमें फ्रांस की राज्य क्रांति में देखने को मिलती है। फ्रांस की राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया गया था। सन 1789 में फ्रांस का जो नया संविधान बना उसमें मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई। इसके बाद हम देखते हैं 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र को स्वीकार किया। ये ऐसे प्रयास थे जिसके माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को महत्व मिला, मान्यता मिली और राज्यों के द्वारा इसे अपनाया गया। आज का युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के इस युग में अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रदान करती है। तो इस रूप में इनमें विशेष महत्व बढ़ जाता है। आज हम मूल अधिकारों के इस आवश्यकता को देखने के बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मूल अधिकार किन्हें कहते हैं, मूल अधिकार कौन से होते हैं और इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। तो स्पष्ट है कि मूल अधिकार व्यक्ति के अच्छे जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं, मौलिक होते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति अपना अच्छा जीवन नहीं जी सकता है और इस वजह से संविधान के द्वारा ये नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इन अधिकारों पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी राज्य के द्वारा भी इनको सीमित नहीं किया जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण उनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। आज के युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अच्छे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनके अभाव में व्यक्ति मीनिंगफुल लाइफ, डिग्निटी वाला जीवन नहीं जी सकता है।
इसलिए ये संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनको मूल अधिकार कहने के पीछे जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति की बहुत सारी मानसिक, भौतिक, नैतिक आवश्यकताएं होती हैं और इन मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाएं। यदि व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं होंगे तो उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, यह अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, यानी संविधान में इनका प्रावधान किया जाता है और इनमें संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनमें यदि कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। साधारण कानून के द्वारा इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वह राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं। जो राज्य की सामान्य विधियां या कानून होते हैं उन कानूनों से मौलिक अधिकार ऊपर होते हैं और इन सामान्य विधियों के द्वारा इन अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। साधारण परिस्थितियों में मूल अधिकार अनुलंघनीय होते हैं। इसका मतलब ये है कि देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा सामान्य परिस्थितियों में इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक विशेषता ये है कि मूल अधिकार इसलिए भी मौलिक कहे जाते हैं कि ये न्याय योग्य होते हैं। न्याय योग्य का मतलब ये है कि न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होता है। यदि व्यक्ति के किन्हीं मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और सरकार के किसी कानून को या सरकार के किसी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उस आधार पर न्यायालय ये देखता है कि यदि व्यक्ति के किन्हीं अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है तो उस अतिक्रमण की सीमा तक वह आदेश अवैध घोषित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो अधिकार पत्र दिया गया है, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग में कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली जो विशेषता है वो है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारत का जो अधिकार पत्र है वह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्रों में से एक है। भारतीय संविधान में कुल 23 अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक इन 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और यदि इन अनुच्छेदों में भी देखें तो 19वां अनुच्छेद सबसे बड़ा है जिसमें 450 शब्द हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के नागरिकों के लिए जो अधिकारों की व्यवस्था की गई है जिस अधिकार पत्र में, वह विश्व के अन्य संविधानों में दी गई अधिकार पत्रों की तुलना में काफ़ी विस्तृत है, व्यापक है। दूसरा है मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं
वो केवल सैद्धांतिक नहीं हैं बल्कि वास्तविकता पर भी आधारित हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षा और भाषा से संबंधित अपने हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का जो अधिकार पत्र है वो केवल सैद्धांतिक नहीं है, उसे व्यावहारिक बनाने का भी प्रयास किया गया है। तीसरी जो विशेषता आती है, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है। भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो असीमित नहीं है और न ही निरंकुश हैं, बल्कि सीमित हैं, और इन अधिकारों पर सरकार के द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये अमेरिका के संविधान की भांति या अमेरिका में नागरिकों को निरपेक्ष अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में नागरिकों को निरपेक्ष अधिकार नहीं है। राज्य के द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध इन पर लगाया जा सकता है। चौथी विशेषता है, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो स्पष्ट और निश्चित हैं। उसमें प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान में केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार किया गया है जो संविधान के तीसरे भाग में जिनका उल्लेख किया गया है। यदि हम तुलना करें अमेरिका से तो वहाँ से भारत की स्थिति अलग है, क्योंकि अमेरिका में ये प्रावधान है कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का ये अर्थ नहीं है कि वो अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित या अमान्य होंगे। ये वहाँ नवे संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जिन अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है उनके बाहर भी अधिकारों की वहाँ परिकल्पना है, लेकिन भारत में केवल जो संविधान के तीसरे भाग में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है उन्हीं अधिकारों को यहाँ मान्यता दी गई है। इसलिए यहाँ अगणित या प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। और पांचवी विशेषता है, मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा इनकी रक्षा की व्यवस्था की गई है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, यदि व्यक्ति के इन अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में नागरिक अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, और न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है जो इन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं या इनको सीमित करते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति अपने इन अधिकारों की रक्षा के न्यायालय में शरण ले सकता है। कल के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए। धन्यवाद।